सोनम के मंडप से लेकर के जेल तक के सफ़र के बारे में आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, सोनम जिस रास्ते पर गई थी उससे वापस इंदौर तो आ गई, लेकिन ऐसे आई कि किसी को हवा भी नहीं लगी। खुद उसके अलावा चारों हत्यारे जानते थे कि सोनम गई तो सुहागिन थी, लेकिन वापस विधवा होकर आई है, जिसकी स्क्रिप्ट भी खुद उसी ने यहाँ पर लिखी है। 29 वर्षीय राजा रघुवंशी और 25 वर्षीय सोनम दोनों इंदौर के रहने वाले थे। राजा पेशे से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे और सोनम के पिता का प्लाईवुड का करोड़ों का जमा जमाया कारोबार था। दोनों की शादी रघुवंशी समाज की वैवाहिक पत्रिका के जरिए बीती 11 मई को धूमधाम से हुई थी। इससे पहले दोनों परिवार एक दूसरे से बहुत परिचित नहीं थे। उनके लिए यह रिश्ता एक लिहाज से भी सुखद संयोग था कि सजातीय होने के साथ साथ राजा और सोनम दोनों की जन्म कुंडली में मंगल था, जिससे शादी में दिक्कतें पेश आ रही थी। इस दिन जब दोनों स्टेज पर बैठे आगंतुकों की बधाइयाँ और आशीर्वाद ले रहे थे, तब उनके चेहरे की चमक और उल्लास देखने के काबिल थी। हर कोई उनके सुख में खुशहाल दाम्पत्य जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा था, लेकिन किसी को रत्ती भर भी यह एहसास नहीं था कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। और यह छिपा जब उजागर हुआ तो हर कोई सन्नाटे में रह गया। बात कुछ भी थी ऐसी ही जिसे संक्षेप में सिलेवा समझे तो कहानी को आपके सामने आती है। शादी के बाद एक हफ्ता रीति रिवाजों, मेहमानों, आगंतुकों के आने जाने वो से लेकर के घूमने फिरने में ही निकल गया। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था, लेकिन सोनम शादी के पहले ही मन एक खतरनाक साजिश बुन चुकी थी। इसी दौरान दोनों ने हनीमून प्लान किया बहुत सी जगहों पर कि आखिरकार के सोनम के जोर देने पर मेघालय जाना तय हुआ। राजा ने अपने पेशे के सिलसिले में बहुत से शहर घूम रखे थे, लेकिन पूर्वोत्तर भारत नहीं घूमा था, इसलिए मेघालय के नाम पर मुहर लग गई। मेघालय जाने की जिद चूंकि सोनम की ही थी, इसलिए पति की सहमति मिलते ही उसने तुरंत 20 मई के रिजर्वेशन करवा लिए। लेकिन नई बहू की असल मंशा कोई और नहीं भाप पाया था। शादी के बाद धार्मिक स्थल पर जाने का रिवाज भी उन्होंने निभाया और सबसे पहले बेंगलुरु होते हुए कामाख्या मंदिर जाकर के देवी का आशीर्वाद लिया। हर कोई जानता है कि असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर तांत्रिक क्रियाओं के लिए मशहूर है। 21 मई को दोनों शिलांग पहुंचे और वहां के बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे। लोकल घूमने फिरने उन्होंने किटिंग रोड की एक दुकान से एक्टिवा किराए पर ली और वापस गेस्ट हाउस आकर के सो गए। दूसरे दिन सुबह यानी कि 22 मई को दोनों ने बालाजी गेस्ट हाउस से चेकआउट कर दिया, लेकिन जाते जाते मैनेजर को कहा कि हम 25 मई को वापस आ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिर से कमरा ले सकते हैं। सुबह दोनों ने होटल में नाश्ता किया और स्कूटर पर सवार होकर शिलांग से चेरापूंजी के लिए निकलकर रवाना हो गए। तब उनके साथ 2 बैग भी थे। दोपहर को दोनों मावल खियाट गांव पहुंचे और वहां से नोगरियाट गांव स्थित लिविंग रूट ब्रिज देखने चले गए, जिसके लिए उन्होंने कोई 3000 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ा। इस दौरान सोनम बेहद ही असहज थी और बार बार राजा से दूर जाकर किसी को मैसेज भेज रही थी। दरअसल में वह लोकेशन शेयर कर रही थी। शाम तक घूम फिर करके दोनों ने रात नोगरियाट के ही सिपारा होम स्टे में गुजारी। 23 मई को सुबह दोनों ने सिपारा गेस्ट हाउस से भी चेकआउट कर दिया और ट्रेकिंग के लिए वेईसाओडोंग झरने पर चले गए। इस दौरान दोनों फ़ोन पर लगातार परिवारजनों के संपर्क में रहे और अपने घूमने फिरने के बारे में बताते रहे, जिससे घर वाले बेफिक्र रहे कि दोनों एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में दोनों में से कोई भी हनीमून एंजॉय नहीं कर रहा था। हाँ, राजा जरूर सोनम के इशारों पर नाचता जा रहा था। इसी दिन दोपहर कोई 1:30 बजे राजा ने अपनी मां उमा देवी से फ़ोन पर बात की और उन्हें बताया कि वे चोटी पर पहुंच गए और फल खा रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ही सोनम ने भी अपनी सास को एक ऑडियो मैसेज भेजा, जिसमें कहा था कि हम लोग अभी चढ़ाई कर रहे हैं और बाद में बात करेंगे। सोनम की आवाज़ से थकान साफ झलक रही थी। उमा देवी ने उसे याद दिलाया कि आज उसका 11 का उपवास होगा। बातचीत में सोनम ने सास को यह भी बताया कि यहाँ उपवास का खाने पीने का कुछ
खास नहीं मिल रहा है। कुछ देर पहले कॉफ़ी पी थी तो ऐसा लगा न जाने क्या पी रहे हैं। इसके बाद घर वालों से उनका संपर्क ऐसे टूटा कि फिर स्थापित हुआ ही नहीं। दोनों के परिवारजन फ़ोन पर फ़ोन करते रहे, लेकिन हर बार दोनों के ही मोबाइल बंद मिले तो सभी को स्वाभाविक चिंता होने लगी। अपने ही शहर में किसी का फ़ोन घंटे 2 घंटे से ज़्यादा न लगे तो भी घर वालों को फिक्र होने लगती है। फिर ये दोनों तो कोई 2185 किलोमीटर दूर शिलांग के घने जंगलों में थे। एक अंदाज़ा यह लगाया गया कि नेटवर्क इश्यू हो सकता है, इसलिए कॉल नहीं लग पा रहा होगा, लेकिन इश्यू कुछ और ही था और इतना खतरनाक था कि जिसने सुना वह सकते में आ गया। जब संपर्क हो ही नहीं पाया तो दोनों के घर वाले घबरा गए। तब यह तय हुआ कि घर के लोग ही शिलांग जा कर के देखेंगे कि आखिर में क्या हुआ है। किसी अनहोनी की आशंका से मन ही मन सब कांप रहे थे। तुरंत ही राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद इमरजेंसी फ्लाइट लेकर के शिलांग पहुंचे और दोनों की खोजबीन में जुट गए। गूगल मैप के जरिए जब दोनों ने आसपास की लोकेशन ट्रेस की तो किराए पर एक्टिवा देने वाले की जानकारी मिल गई, जिससे उन्हें अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई। किराए पर व्हीकल देने वाली एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों ने उन्हीं के यहाँ से एक्टिवा ली थी और दोनों उससे ओसरा हिल्स की तरफ रवाना हुए थे। स्थानीय पुलिस का सहयोग उन्होंने लिया, लेकिन दोनों के मुताबिक पुलिस ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी एक वजह भाषा की समस्या भी थी। रोशनी की जो किरण गोविंद और सचिन को दिखाई दी वह उस वक्त बुझ सी गई जब एक्टिवा पहाड़ी इलाके में लावारिस हालात में पड़ी मिली। इन दोनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से बात करके मदद की गुहार लगाई। कमिश्नर साहब ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी, जो शिलांग पुलिस के लगातार संपर्क में रहे। इंदौर के रघुवंशी दंपति शिलांग में रहस्यमय तरीके से गायब है और अब तक कोई सुराग उनका नहीं मिला है। यह बात जंगल की आग की तरह इंदौर से मध्य प्रदेश होते हुए पूरे देश में फैल गई। इंदौर में हर घंटे हर दिन सस्पेंस गहराता जा रहा था। कोई नई बात तो जो दरअसल में पुरानी हो चुकी होती है वह पता चलती थी कि जो सभी अपने अपने कयास लगाना और बताना शुरू कर देते हैं। परिचित, दोस्त, नाते, रिश्तेदार यानी कि शुभचिंतक राजा और सोनम के घर वाले हालचाल लेने और सहानुभूति प्रदर्शित करने जाने लगे थे, जिससे कम होने के बजाय दोनों परिवारों का ब्लड प्रेशर और तनाव दोनों बढ़ रहे थे। इधर शिलांग में लावारिस हालत में पड़ी मिली एक्टिवा से कुछ ही दूर खाई में शाम को सर्चिंग के दौरान एक रेनकोट और 2 बैग मिले। इंदौर में मीडिया को इस परिवार से जुड़े अर्पित चौहान ने बताया कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों की मीटिंग चल रही है और इंदौर व शिलांग पुलिस से उन्हें सहायता मिल रही है। साथ ही मामला बहुत गंभीर मोड़ पर आ गया था, जिसमें अब तरह तरह की आशंका ही बची थी और सोशल मीडिया इस रहस्यमय मसले से भरा पड़ा था, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा से फ़ोन पर बात की और अपने अफसरों को मेघालय पुलिस के संपर्क में रहने की हिदायत दी। मध्य प्रदेश के ही एक और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद के लिए आग्रह भी किया। इधर शिलांग में सर्चिंग चल रही थी, जो भारी बारिश और घने कोहरे के चलते व्यवधान तो डाल रही थी। सभी की दहशत उस वक्त और बढ़ गई जब स्थानीय लोगों ने यह बताया कि जिस इलाके में एक्टिवा मिली है वह कुख्यात इलाका है और गुंडों बदमाशों का अड्डा है। कहा सुना यह भी गया कि यहाँ पहले भी कपल्स के गायब होने की वारदातें हो चुकी है। चूँकि स्थानीय लोग पुलिस रघुवंशी परिवारों की उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं कर रहे थे, इसलिए विपिन और गोविंद ने यूट्यूबर की मदद ली। एक यूट्यूबर को पैसे देकर राजा और सोनम के फोटो व वीडियो वायरल करवाए गए। एक लोकल न्यूज़ चैनल को भी पैसे देकर के खबर चलवाई गई। दूसरी तरफ पुलिस की सर्चिंग मुहिम जारी थी, लेकिन तेज बारिश के चलते व्यवधान पड़ रहा था। मामला सुलझने के बजाय उलझता हुआ जा रहा था। राजा के परिवारजनों ने कपल की खबर देने वाले को 5 लाख नगद इनाम देने का भी ऐलान कर दिया। शिलांग के खासी हिल्स जिले की सोरा हिल्स से जहां से राजा और सोनम लापता हुए थे वे बेहद ही खतरनाक ट्रैक हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा और तेज़ बारिश वाले इलाके में से एक है। राजा को रोमांच से परहेज नहीं था, लेकिन वह काफ़ी एहतियात से चलने वाला युवक था। पूछताछ में दोनों के भाइयों को किसी ने बताया कि यहाँ किडनैप करने वालों की एक गैंग भी सक्रिय है। मुमकिन है कि उसने ही इन दोनों का अपहरण कर लिया हो और एक्टिवा को दूर छोड़ दिया हो।
वैसे भी इस इलाके में लूटपाट आम बात है, जिसके चलते स्थानीय लोग भी अकेले आने से डरते हैं। रघुवंशी परिवार की मदद की गरज से इंदौर के सांसद शंकर ललवानी भी शिलांग पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मिले, जिससे पुलिस सर्च ऑपरेशन में और तेजी लाई। लेकिन इसके बाद भी लापता कपल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, और जब सुराग मिला भी तो राजा की लाश की शक्ल में मिला। सर्चिंग के दौरान ड्रोन की मदद से एक गहरी खाई में राजा की लाश पड़ी हुई थी। शव ऊपर लाया गया तो उसे पहचानना मुश्किल था, क्योंकि वह गल चुका था। राजा के दाहिने हाथ पर बने टैटू से उसे पहचाना गया। इसी जगह से एक लेडी शर्ट, पेंट्रा 4040 नाम की दवा, वीवो कंपनी के मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन और एक स्मार्ट घड़ी बरामद हुई। यह जगह उस जगह से कोई 25 किलोमीटर दूर थी जहां एक्टिवा पड़ी मिली थी। राजा ने जो सोने की अंगूठियां पहन रखी थी, उन सहित उनके बैलेट के गायब होने के यह ख्याल पुख्ता हुआ कि यह कपल लूट का शिकार हुआ है। राजा की मौत की खबर इंदौर पहुंची और तो शहर में मातम पसर गया और देश भर में फिर चर्चाएं और अफवाहों का बाजार गर्म हो उठा। पोस्टमार्टम के बाद राजा का शव इंदौर लाकर के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन सोनम का अभी कोई भी अता पता नहीं था कि वह जिंदा भी है या फिर नहीं भी है, तो किस हाल में है और कहाँ है। यह सच सोनम सहित उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर्स को ही मालूम थी। सोनम और राजा की गुमशुदगी के दौरान दोनों के घर वाले ज्योतिषी और तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहे, जो उन्हें अपने पेशे के मुताबिक ब्लफ देते रहे। एक तांत्रिक के कहने पर सोनम की तस्वीर घर के बाहर उल्टी लटका दी गई। एक और ज्ञानी ने आंख मूंद कर भविष्यवाणी कर दी कि दोनों का अपहरण किया गया है और उन्हें नीले रंग के मकान में रखा गया है। लेकिन चूंकि इस मामले का हल्ला बहुत मच चुका है, इसलिए अपहरणकर्ता फिरौती के लिए संपर्क नहीं कर रहे हैं। अब भला कौन इन पंडित जी को बताता समझाता है कि राजा का अपहरण नहीं हुआ बल्कि उसकी हत्या हुई है, जिसकी सूत्रधार और कर्ता उसकी पत्नी सोनम ही है। गोविंद, विक्रम और दोनों के घर वाले मेघालय पुलिस को कोसते रहे, लेकिन इन तांत्रिकों ज्योतिषियों की गिरबान किसी ने नहीं पकड़ी, जो इंदौर में बैठे भविष्यवाणियां कर रहे थे। अगर इनमें से कोई दम होता तो इन्होंने राजा की मौत की वह भविष्यवाणी क्यों नहीं की थी। सोनम के बाबत भी कुछ स्पष्ट नहीं बोल पाए, लेकिन जब वह जिंदा मिली तो ये उन्होंने अपनी उल्टी तस्वीर वाले टोटके को इसका श्रेय देते नजर आए। मीडिया वाले भी उस पंडित का इंटरव्यू लेते नजर आए, जिन्हें कल तक उसी का नाम पता भी नहीं मालूम था। कुछ दिन बाद सोनम सही सलामत मिल गई। सोनम ने जानबूझकर हनीमून के लिए उस दुर्गम जगह को चुना था, जो उनके शहर इंदौर से कोई 2200 किलोमीटर दूर थी, जहां घने जंगल थे, जंगली जीव जंतु थे, पहाड़ियाँ थी, झरने थे, लेकिन सब एकदम असुरक्षित होते हैं। और अब साबित हो रहा था कि पत्नी की हत्या करने ये जगह मुफीद साबित होती है। यह राज तब खुला जब 9 जून को एकाएक ही सोनम प्रकट हो गई, लेकिन इंदौर या मेघालय में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से, जिससे यह साबित हो गया कि मेघालय पुलिस इस मामले पर पूरी गंभीरता और मुस्तैदी से काम कर रही थी। जैसे ही सोनम के मिलने की खबर न्यूज़ चैनल्स पर आई तो वैसे ही टीवी से बिदकने वाले लोग भी टीवी देखने पड़ने लगे। खास तौर से महिलाओं को तो वो इस हत्याकांड से जुड़ी हर सनसनी देखने में पारिवारिक धारावाहिक को शरीक, बल्कि उससे भी ज़्यादा आनंद मिल रहा था। गाजीपुर के काशी पान जायका ढाबे से गिरफ्तार सोनम बैदवाज दिखने की असफल कोशिश कर रही थी। मेघालय पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार करके बताया कि पति राजा की हत्या की साजिश उसने ही रची थी और इसके लिए किराए के हत्यारे भी हायर किए गए थे। 16 मई को इंदौर की सुपर कॉरिडोर में सोनम राजा से मिली और पूरा प्लान बनाया। हत्या के लिए राज ने अपने 3 दोस्तों आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान को भी साथ मिला लिया। प्लान के मुताबिक ये चारों ट्रेन और सड़क मार्ग से शिलांग पहुंचे। इन्हें सोनम लगातार अपनी लोकेशन देती जा रही थी। 23 मई की सुबह जब राजा के साथ वह मावल कियात पहुंची तो ये चारों भी पीछे लग लिए। सोनम राजा को पहाड़ी का सुनसान जगह ले गई और आरोपियों को इशारा कर दिया कि राजा के नज़दीक पहुंच तो गए, लेकिन उसकी हत्या करने की हिम्मत इनकी नहीं पड़ रही थी, जिससे सोनम बौखला गई और चिल्लाई भी। इस पर विशाल ने धारदार हथियार से राजा के सिर पर पहला वार किया। आनंद ने राजा को पकड़ा और आकाश निगरानी करता रहा। सोनम थोड़ी दूर खड़ी राजा की मौत देखती रही। इसके बाद इन सभी ने बेसुध राजा को गहरी खाई में धक्का दे दिया। प्लान की कामयाबी के बाद विशाल, आकाश और राज इंदौर लौट आए और आनंद बिना चले गए।
साथ ही सोनम जिस रास्ते गई थी उससे वापस इंदौर आ गई, लेकिन ऐसे आई कि किसी को हवा भी नहीं लगी। खुद उसके अलावा चारों हत्यारे जानते थे कि सोनम गई तो सुहागिन थी, लेकिन वापस विधवा होकर आई है, जिसकी स्क्रिप्ट भी खुद उसने ही लिखी थी। अब ये सभी नाजुतुर्बेगार कम उम्र हत्यारे भी जेल में हैं। वो इस खुशफहमी में थे कि कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता, लेकिन इन लोगों को रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि मेघालय पुलिस 23 मई को ही सक्रिय हो गई थी, जिसने राजा हत्याकांड को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया गया था। इस मिशन में 120 पुलिसकर्मी लगातार जुटे रहे थे, जिन्होंने बतौर सबूत 42 सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्य भी जुटा लिए थे। इनमें से सब अहम है, सभी के आने जाने और ठहरने के सबूत हैं और सोनम की 20 दिन में राज से फ़ोन पर 242 बार हुई बातचीत के भी सबूत के अलावा ढेरों पुख्ता साक्ष्य अदालत में गवाही देंगे। साथ ही कुछ न्यूज़ चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए अभी भी हत्याकांड को यहाँ पर बुना रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आने वाले वीडियो में और इसके बारे में आपको जानकारी बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।